हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे हिस्ट्री क्लब। एक बार दोबारा से मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी स्प्रिंट बैच सीरीज़ में, जो कि हमारा क्लास 12th का मैथमेटिक्स हम डायरेक्टली कवर कर रहे थे। और उसमें हमने मेनली जो चैप्टर थे जिसकी मैंने बात की थी कि वो चैप्टर जो हमारे लिए बहुत आसान होंगे और हमें उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा, हमें नंबर मिल जाएगा वहाँ से, तो हम उस चैप्टर को पहले करेंगे। उसी कैटेगरी में मैंने आपको आव्यूह, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन और सारणिक ये सारे चैप्टर पढ़ा दिए थे और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता क्या कहता है? प्रायिकता में देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पूरे 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये एक सिर्फ अकेला चैप्टर है जो आपको पूरे 10 नंबर दे देगा। और आप यकीन कीजिए, मैं अभी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो सिर्फ आपको कई मतलब ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको 4-5 फार्मूले याद रखने हैं और डायरेक्ट उसी फार्मूले से आपका आंसर आ जाने वाला है। एक एक लाइन के, दो दो लाइन के सवाल पूछते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो इसके आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि प्रायिकता लास्ट चैप्टर होता है तो उसे छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको ये करके जाना है। ठीक है, तो उसके लिए चलिए शुरुआत करते हैं आज की। और आज हम लोग सबसे पहले आज हम लोग कवर करेंगे इसमें, वेट अ मिनट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रायिकता है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता का गुणन नियम पढ़ेंगे क्योंकि इस पे सवाल आते हैं। स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, कुल प्रायिकता और बेश प्रमेय पे भी थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। बट अगर आप ज़्यादा गौर देंगे तो बेश प्रमेय से ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं बोर्ड में, फिर भी हम थोड़ा सा इस पर नज़र डाल लेंगे कि होता क्या है। प्रायिकता आपने पढ़ते हुए हैं, अपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा और क्या बोलते हैं 11th में भी है प्रायिकता। ठीक है, अब यहाँ पे जो 12th वाली प्रायिकता है ना, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको फार्मूले लगाने होंगे, इसमें आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, और जो आप समुच्च में पढ़ के आए होंगे, सेट्स में क्या पढ़ के आए होंगे, आप दो चीज़ पढ़ के आए होंगे कि जो हम प्रतिक्रियाएं करते हैं समुच्च पर, वो क्या होती है, एक होती है इंटरसेक्शन, एक होती है यूनियन। ठीक है, इंटरसेक्शन को बोलते हैं उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन लेना जो होता है, और जो सम्मिलित हो रहा है यानी कि यूनियन को हम बोलते हैं सम्मिलित। वैसे भी आप इससे जानते ही होंगे, वाकिफ ही होंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन होता क्या है। फिर भी मैं एक बार उसे रिवाइज कर देता हूं कि यूनियन और इंटरसेक्शन होता क्या है उसके बाद, क्योंकि इसका यूज, यूनियन और इंटरसेक्शन का यूज भरा पड़ा है इसमें, इस प्रायिकता में आपकी। सबसे पहले हम एक सेट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये 1 2 3। ठीक है, ये हो गया एक हमारा सेट ए। वहीं दूसरी तरफ मैं लेता हूं एक सेट बी। क्या है ये? एक सेट बी है जिसमें मैं लेता हूं 2 3 5 7। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे हमें क्या करना है ना, अब हमें दो चीज़ निकालनी है। एक है हमें निकालना है यूनियन, जिसको बोलते हैं सम्मिलित। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सम्मिलन। ठीक है, और जो आपका इंटरसेक्शन है उसे बोलते हैं सर्वनिष्ठ। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। आप इसे क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ये देखो, ये जो होता है यूनियन का सिंबल इस तरह से होता है, यू की तरह, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब है कि आप जितने भी आपके अवयव हैं, ये देखो इसमें 1 2 3, इसमें है 2 3 5 7, इन सबको एक साथ कर दीजिए, बशर्ते कि ये शर्त है, ये कंडीशन है कि कोई भी जो टर्म है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, जैसे कि जब मैं ए यूनियन बी इसका लिखूंगा ना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1, ठीक है, 2 3 5 7। ठीक है, ये मैंने लिख दिया ए यूनियन बी। अब आप कहेंगे कि इसमें तो 2 3 दो बार आ रहा था, तो हमें ये रूल बताया गया है यूनियन के लिए कि आप यूनियन में सारे अवयव को ले तो लेंगे, लेकिन वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 हुआ, तो यहाँ पे हम जो 2 3 इसमें भी है, तो दोनों का हम ले लेंगे 1 2 3 5 7। ठीक है, अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, किसी ने कहा भाई ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या करना होगा, वो ए इंटरसेक्शन बी के लिए वो अवयव जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वही लेना होगा। जैसे किसी ने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो मैं पता है क्या कह लूंगा, मैं देखो जो जो इसमें कॉमन है, इसमें 2 और 3 यहाँ से और 2 और 3 यहाँ से, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये आ जाएगा इंटरसेक्शन। समझ में आया? 2 और 3 ये हो गया इंटरसेक्शन। ये समझ में आया? यूनियन क्या होता है? यूनियन जो होता है यानी हम इसमें सारे अवयव लेते हैं, और इंटरसेक्शन यानी कि जो हमारे कॉमन होता है वही लेते हैं। ये तो बेसिक चीज़ थी, ये क्लास 11th में भी आप पढ़ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाक से और देखते हैं कुछ फार्मूले जो हमें पता होने चाहिए। ये देखिए, इसकी बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कि यदि किसी घटना के घटित होने तथा घटित न होने की अलग अलग प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। जी, हमें ये पता है कि किसी की भी मतलब किसी भी अवयव की, मतलब कोई भी प्रायिकता अगर घटित होनी है, किसी भी घटना की प्रायिकता घटित होने की संभावना कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी, वो होती है 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, यहाँ से 0 से लेके 1 के बीच में होती है, यानी कि वो 1 से छोटी रहेगी और 0 से बड़ी रहेगी। यानी कि जो प्रायिकता होगी वो किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है प्रायिकता। इतना तो पता ही होगा आपको। फिर ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं कि यदि किसी घटना ई के घटित होने के ढंग m तथा घटित न होने की n है, तब क्या करोगे। तो आपको पता ही है, ये हम क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे तो मैं इसे और क्लियर करवा दूंगा कि होता क्या है ये। जैसे कि हमारे पास 2 बॉल होती है, एक काली नीली, तो अगर एक काली निकल गई तो नीली की कितनी है, तो जो जिसकी हमें निकालनी प्रायिकता डिवाइड बाई टोटल प्रायिकता, यही हम करते हैं। तो यही है
ये, ठीक है। इसके बाद ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमें यूज भी आएगा, तो इसके आगे हम लगा लेते हैं स्टार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें क्या कह रहा है कि यदि E1 तथा E2 दो घटनाएं हों तो घटना E1 या E2 में से किसी एक की घटित होने की प्रायिकता P E1 यूनियन E2, ठीक है, निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया था। मतलब हमें क्या निकालना होगा, हमें ये निकालना है P, यानी कि P क्या बताता है, ये प्रायिकता बता रहा है E1 और E2 के यूनियन की, ठीक है। तो इसमें हम कैसे निकालते हैं, इसमें ऐसे निकालते हैं कि E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता माइनस P E1 E2 का इंटरसेक्शन, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला अगर याद है तो कम से कम अगर जो 10 सवाल मतलब 10 नंबर का जो आने वाला है उसमें से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, अगर सिर्फ ये फार्मूला याद हुआ तो ये अभी आप लिख लीजिए और इसे याद भी कर लीजिए। फिर हम यहाँ देखते हैं, ये तो नॉर्मली है कि अगर हमारे पास E1 E2 परस्पर अपवर्ती बोले तो अलग अलग घटनाएं हैं, तो इसमें क्या होगा, सबकी हम क्या करेंगे, वो ऐड कर सकते हैं प्रायिकता को। फिर अगर घटना E1 की प्रायिकता तथा E2 की घट चुकी है, अब देखो ये फार्मूला भी बहुत जरूरी है। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास दो घटना है, एक है E1 एक है E2। E1 E2 समझ रहे हो ना, जैसे कि ये क्या बोल रहा है, ये प्रायिकता बोल रहा है कि अगर घटना E1 किसी एक की प्रायिकता है तथा घटना E2 दूसरे की प्रायिकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें E1 by E2 निकालना है, E1 by E2 मतलब समझ रहे हैं, ये कह रहा है कि अगर E1 जो घटना E1 की प्रायिकता जबकि घटना E2 घट चुकी है, मतलब हमारे पास दो घटना है, मतलब A और B दो घटना है। अब अगर A घट चुकी है और हमसे पूछ रहा है कि B की प्रायिकता क्या होगी, B की प्रायिकता क्या होगी, तो हम इससे निकालेंगे कैसे, P, इसका कैसे करेंगे, P ऑफ A by B, यही बताता है कि B की प्रायिकता क्या होगी अगर A घट चुका है। ये कैसे निकलता है, आप देखिए कैसे निकलता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों का ले लेना है इंटरसेक्शन, यानी कि A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता और डिवाइड बाई जो भी प्रायिकता आपको निकालनी है। जैसे कि E2 की यहाँ प्रायिकता निकालनी है, जबकि E2 क्या होती है, E2 घट चुकी है, E1 की प्रायिकता निकालनी है, तो जो E2 घट चुकी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर B आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप E1 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ नीचे E1 आ जाएगा, ठीक है, आसान है। अभी हम देखिए, अब देखो, अब जब हमारे पास दो स्वतंत्र घटनाएं आ जाती हैं, ठीक है, स्वतंत्र घटना, ठीक है, देखो दो स्वतंत्र घटनाओं E1 तथा E2 के साथ घटित होने की प्रायिकता। अब ये देखो, जब हमारे पास दो स्वतंत्र घटनाएं आएंगी E1 तथा E2, तो हम करेंगे क्या कि E1 और E2 को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, इनका इंटरसेक्शन, ये देख रहे हो इंटरसेक्शन, और ये क्या होगा, वो दोनों के मल्टीप्लाई के गुणन के बराबर होगा। इसी में होता है हम लोग को, मतलब स्वतंत्र घटनाएं हमें यहीं से मिलती है। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बट अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैंने इसे ऐसे ही बता दिया है, अब आगे हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हैं, अगर आपको ये सारे फार्मूले याद है ना, ये फार्मूले आपको याद हैं, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ फार्मूले हैं, अगर वो आपको पता है ना तो आप सारे सवाल कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये देखिए, ये आपको कह रहा है कि प्रायिकता A इंटरसेक्शन B की जो प्रायिकता होती है वो बराबर होती है दोनों के गुणे के, यानी कि दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि P A यूनियन B जो होता है वो पहली की प्रायिकता प्लस दूसरे की प्रायिकता, और उसमें से घटा देना है दोनों का इंटरसेक्शन। फिर तीसरी बात करें, जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया यहाँ पर, कि प्रायिकता क्या होती है A और B, यानी कि अगर B घटना जो है, B घटना घटित हो चुकी है तो A की प्रायिकता क्या होगी, तो उसके लिए मैंने भी फार्मूला को बताया था कि P A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, PB, ठीक है। अब फिर अगर यही ये हो जाए कि हमें प्रायिकता ऐसे की निकालनी है कि जिसमें A घटना घटित हो चुकी है, तो PB बाई A, अगर A घटना घटित हो चुकी है तो क्या होगा, ऊपर वाला सेम ही रहेगा, देखो A इंटरसेक्शन B और डिवाइड में आ जाएगा नीचे PA। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे हमें क्या है, P A डैश इंटरसेक्शन B डैश, अभी A डैश क्या होता है, जैसे कि A होती है किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो अगर उसके ऊपर डैश लग जाए, यानी कि कह रहा है अगर ये घटना ना घटित हो तो ये जो A डैश का मतलब होता है कि घटना ना घटित होने की प्रायिकता। तो अगर हम इसका A डैश इंटरसेक्शन B डैश निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है 1 माइनस प्रायिकता ऑफ A यूनियन B, ठीक है। फिर अब यहाँ देखो, इसमें क्या कह रहा है कि अगर P A इंटरसेक्शन, यानी कि A इंटरसेक्शन B हमें निकालना है, लेकिन ये जो A है वो कौन सी है, ये घटना ना घटित होने की प्रायिकता। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, PB माइनस P A इंटरसेक्शन B कर देते हैं, और PB डैश A कर क्या होती है इंटरसेक्शन की फार्मूले से क्या आता है हमारा, कि PA माइनस P A इंटरसेक्शन B। ये सारे फार्मूले हैं, अगर ये इतने फार्मूले हैं, ये जो हमारे पास 5 से 6 फार्मूले हैं, अगर ये खाली आपको याद है ना तो आपकी ये पूरा चैप्टर बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि इन सब की PDF भी जो है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके लिखेंगे RZ स्टडी क्लब,
ठीक है, RZD स्टडी क्लब। तो वहाँ पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जिसपे इन सारी चीज़ों की मैं PDF अपलोड करता हूँ, जिससे वहाँ से आपको डायरेक्ट फार्मूले शीट जो है वो वहाँ से मिल जाएगी आपको, जहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले और क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से चाहें तो टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे जाके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? ये फार्मूले हैं, ये कुछ क्वेश्चन नहीं है कि अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये फार्मूले हैं, अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगा इसे अप्लाई कैसे करना है। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन ये देखो, पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, वेट अ मिनट, ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि A तथा B दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किस बात की बात कर रही है? ये बात कर रहा है कि दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा PA, देखो यानी कि A की ये प्रायिकता दे रखा है कितना, 3/5, तथा B की प्रायिकता कितनी है, 4/9। तो हमें क्या निकालना है, P A इंटरसेक्शन B। लेकिन ये कौन सा है, ये A डैश है, ये B डैश है। A डैश मैंने क्या बताया था और B डैश क्या होते हैं, यानी अगर A है तो ये किसकी है, ये घटना घटित होने की प्रायिकता है, और A डैश घटना ना घटित होने की। अगर डैश लग जाए तो वहां ना आ जाता है। ठीक है, बस इतना समझ जाओ। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ से, हमें निकालना है P A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब इसका फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है, कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान है, डायरेक्ट फार्मूला होता है। अभी मैंने पीछे बताया, देखो इसमें यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे कौन सा है, P A इंटरसेक्शन B, ये वाला देखो, ये है कि नहीं। इसमें क्या करना है आपको, 1 माइनस P A यूनियन B लगा देना है। चलो भाई लगाते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस P A यूनियन B। ठीक है, यानी कि P क्या है, ये प्रायिकता है A यूनियन B की। अब मुझे पता है कि मैं इसे 1 माइनस P A यूनियन B को कैसे खोल सकता हूँ, पता है कि नहीं? ये देखो इसका फार्मूला क्या होता है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये फार्मूला याद है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर ये सारे देखो, P A यूनियन B, यहाँ पे क्या लिखा है, P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। देखो ये है कि नहीं, P A यूनियन B। ठीक है भाई, अब आओ अपने क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है यहाँ पे, इसका फार्मूला क्या दिया था, P A यूनियन B का था कि P A यानी कि A की प्रायिकता प्लस B की प्रायिकता माइनस क्या कर देना है हमें, प्रायिकता किसकी, A इंटरसेक्शन B की, A इंटरसेक्शन B की। ठीक है भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। अब ये 1 माइनस तो ऐसे ही चलेगा क्योंकि ये बाहर है, 1 माइनस हम लोग बात कर रहे थे। अब अंदर की अगर हम बात करें तो हमें PA पता है क्या है, ये देखो 3/5, PB पता है हमें कि 4/9 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या है। तो इसका भी हमें फार्मूला पता है, ये देखो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ पीछे, ये देखो यहाँ पर PA इंटरसेक्शन B, ये देखो PA इंटरसेक्शन B, इसका क्या होता है, PA इंटू PB। यानी कि अगर PA इंटरसेक्शन B आपको निकालना है, यानी कि प्रायिकता निकालनी है इंटरसेक्शन B की, तो A की प्रायिकता गुणे B की प्रायिकता कर दो, वही बराबर होता है। ठीक है, अब बता भाई, अब इसमें डायरेक्ट रख दो, बात खत्म। तो PA ये हो जाएगा, वेट अ मिनट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर PA प्लस का PB और माइनस का PA इंटू PB। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत आसान है। सिर्फ मैंने क्या किया, फार्मूले रखे हैं, सारे फार्मूले रखे हैं, फटाफट आ गया। अब बस वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस PA। PA क्या है, PA है अपना 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस PB कितना है, PB है 4/9, माइनस का क्या करना है, PA गुणे PB। तो PA कितना है, PA है 3/5 गुणे PB कितना है, PB है 4/9। बस क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखो 3 त्रिका 9, इतना सॉल्व करना आपको आता ही होगा। क्या कर देंगे अब इसको, 1 माइनस देखो 3/5 प्लस 4/9, तो 5 9 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 5 9 45। ठीक है, तो 5 9 45, 3 9 27 प्लस 9 5 45, तो 4 5 20। ठीक है, माइनस में ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4/15, हो जाएगा 4/15। अब भाई आगे बढ़ो, 4/15। अब क्या करना है, 27 और 20/45, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 47/45 माइनस का 4/15। अब 15 और 45 का एलसीएम लोगे, ये सब तो आता ही होगा, ये सब तो क्लास 10th की चीज़ें हैं। 15 और 45 का एलसीएम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 45। ठीक है, हाँ हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, यहाँ पर थोड़ा लाइट चली गई, बट वी आर कंटिन्यू। ठीक है, अब देखो, अब कितना हो गया, ये हो जाएगा 4/15। अब 4/15 के बाद सॉरी 15 और 45 का एलसीएम आ गया 45, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 की जगह पे हो जाएगा 47, क्योंकि 15 45 से कम 45, तो 47 से कम भी 47, और यहाँ पे क्या 15 3 45, तो 4 3
12। सॉल्व कर दो भाई, कितना हो जाएगा ये, 7 में से हो जाएगा आएगा 5 और फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से एक जाएगा 3, 35/45 कितनी आ रही है इसकी वैल्यू भाई, 35/45। तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 35/45। ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये अभी इसकी वैल्यू आ रही है, ये हमने अंदर वाला यहाँ सॉल्व किया है। अब इसमें क्या करना है, मैं 1 से माइनस करना है, यहाँ पे क्या चल रहा था अपना 1 भी तो चल रहा था, 1 माइनस 45/35 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 माइनस 35/45। अब देख लो भाई 45 माइनस 35 करेंगे तो कितना आएगा, जितना भी आएगा कितना आ जाएगा, ये 45 माइनस 35 यानी कि 10/45। अब 10/45 कट रहा है, जी हाँ, 5 दूना 10 और 5 9 45, तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 2/9। तो देखो कौन सा ऑप्शन भाई, ये देखो चौथा ऑप्शन जो है वो डी 2/9 है। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है, बस आपको ये फार्मूले याद रखने हैं। जैसे फार्मूले में रखो फटाफट वैल्यू, आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, वहां से मैंने सॉल्व किया और आंसर निकल आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से उससे भी ज्यादा आसान है। मैंने बताया था आपको कि एक थैले में 5 लाल तथा 3 नीली गेंदें हैं, एक गेंद ज्यादातर थैले से निकाली जाती है, निकाली गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन हम क्लास 10th में भी कर चुके हैं। इसमें करना कैसे होता है, आपको पहले ये देखना है कि टोटल कितनी है, टोटल गेंदें कितनी है, यानी कि टोटल संभावना कितनी है। देखो 5 + 3 यानी कुल कितनी कितनी गेंदें आ सकती हैं, अगर 5 + 3 यानी कि कुल 8, यानी कि 8 कितनी है, 8 है कुल गेंदें 8 है। अब हमें क्या निकालना है, निकाली गई काली होने की प्रायिकता, काली एक गेंद निकाली जाती है उसके काली होने की प्रायिकता। तो काली होने के लिए क्या करेंगे हम, पी ऑफ ब्लैक, पीबी। काली होने की प्रायिकता कैसे निकालोगे, काली होने की प्रायिकता बस बहुत आसान है, इसमें आप कितनी काली गेंद है, देखो 3 काली गेंद है तो 3 डिवाइड बाई टोटल कितनी है 8, तो क्या हो जाएगा, ये 3/8 जो हो जाएगी वो किसकी प्रायिकता है, काली गेंद आने की प्रायिकता है। ठीक है, बहुत आसान है। इसको हमने किया कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अभी मैंने फार्मूले में बताया था कि दो घटनाएं जब होती हैं तो हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि ई के घटित होने की प्रायिकता, जिसके घटित होने की है उसका यानी जो भी है वो ऊपर डिवाइड बाई टोटल नीचे। अगर ई के ना घटित होने की होती तो उसका उल्टा वाला ऊपर हो जाता और डिवाइड बाई नीचे, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं घटित होने की, तो जब घटित होने की पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, सिर्फ वो संख्या लेनी है, यानी कि वो लेना है वो जैसे वो गेंद की बात कर रहा है तो हम गेंद ले लेंगे। ठीक है, जिसकी भी बात करेगा वो जितनी भी होगी 3/8 है। अगर यही पूछ लेता कि लाल की, यानी कि प्रायिकता किसकी पूछ लेता, रेड वाले की, रेड बॉल की, तो हम क्या करते, रेड है 5 तो कितना हो जाता है 5/8 हो जाता है, जो भी क्या डिवाइड बाई 8। क्लियर है, ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। तो बहुत आसान था, ये देखो ये भी बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है। अगर आपको फार्मूला पता है, तो ये भी बहुत आसानी से कर लेंगे। आपको क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि हमें पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी की भी वैल्यू इस बार दे रखी है, और निकालना क्या है, हमें निकालना है पी ए डैश डिवाइड बाई बी, ये निकालना है हमें, यानी कि प्रायिकता निकालनी है इसकी। अब अगर इसकी प्रायिकता निकालनी है तो इसका फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं। जो भी अगर ऐसे दे रखा हो, यानी कि ए डैश डिवाइड बाई बी, ए बाई बी दे रखा है, तो उसे कैसे लिख सकते हो पता है, प्रायिकता हो जाएगा ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। ये मैंने कैसे लिख दिया भाई, पूछेंगे ना आप ये कैसे लिख दिया भाई आपने, तो ये देखिए यहाँ पर अभी हमने बात की थी इन फार्मूलों की कि जब भी हमें इस तरह से मिल जाए पी ए बाई बी या पी बी बाई ए, तो हम क्या करते हैं, उनका इंटरसेक्शन की प्रायिकता डिवाइड बाई जो भी यहाँ नीचे, सिर्फ याद करने का तरीका समझो, जो भी नीचे है वो यहाँ नीचे, यहाँ बी है तो यहाँ पे बी बी। क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये वाला फार्मूला लगाना है। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं यही वाला फार्मूला लगा देता हूँ। सिर्फ फार्मूलों का खेल है, सिर्फ पूरा फार्मूला का खेल है और कुछ नहीं। फार्मूले याद कीजिए, सवाल लगाइए, काम खत्म। अब क्या हो जाएगा ये, इसमें देखो पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ वाला पोर्शन में लिख रहा हूँ। अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो आप ऐसे, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड बाई पी बी, तो चल ही रहा है अपना साथ में, उसमें तो कोई बटा ही नहीं। क्लियर हुआ, ये कैसे किया मैंने, कुछ खास नहीं किया, बस ए डैश डिवाइड बाई बी था तो मैंने क्या किया, उसको सिंपल जो फार्मूला हमें पता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी, उसमें बदल दिया। और उसके बाद इसको किस में बदला, इसको जो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं पी बी माइनस पी ए डैश बी। ठीक है, अगर ये इस तरह से होता, अगर नहीं समझ में आ रहा है इधर देखो, इसमें मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ये देखो, अगर कहीं ऐसे लिखा होता पी बी इंटरसेक्शन ए, तो मैं कैसे लिखता पता है, तो इसका फार्मूला क्या बन जाता है, इसका फार्मूला बन जाता है पी ऑफ ए, मतलब जो डैश नहीं है ना, जैसे पी बी डैश है तो उसका उल्टा वाला ले लेना है, पी ए ले लेना है, माइनस क्या करना है, ये वाला सेम ही रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने फार्मूला लगाया। अब बस वैल्यू रख दो, कुछ नहीं, पी बी की कितनी वैल्यू रखी है हमें, 9/13 माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/13।
4/13 डिवाइड बाई पी बी की कितनी दे रखी है भाई, पी बी की वही दे रखी है 9/13। बस इसको सॉल्व कर लो, काम खत्म, बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 9 में से 4 जाएगा, आएगा 5/13 डिवाइड बाई 9/13। अब ये a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 कैंसिल हो जाएगा ना भाई। अरे ऐसे यार देखो, 5/13 गुड़े ये 13 ऊपर चला जाता है तो पलट जाता है ना, इतना तो पता ही होगा बेसिक। अब देखो ये 13 यहाँ से कैंसिल कर दिया था मैंने, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/9। कितना आसान है, 5/9। इसका भी जो चौथा ऑप्शन वो सही ऑप्शन है। कितना आसान है, सिर्फ फार्मूला लगाया मैंने और कुछ नहीं, और मुझे यहाँ से आंसर। इसी तरह के बोर्ड बार बार क्वेश्चन पूछता है, मैं अभी आगे बताऊंगा भी आपको किस तरह से। ये देखिए, अब ये एक क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, निहायत ही आसान क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखा भाई। इसमें करना क्या है, इसमें आपको ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं दे रखी है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, और हमें पी ए और पी बी की, मतलब ए और बी की प्रायिकता भी दे रखी है, पी ए और पी बी भी। हमको निकालना क्या है, पहले की अगर मैं बात करूं, एक मैं निकालना हूं, दूसरा आपको निकालना है। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब मैंने अभी बताया था कि पी ए इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें ए और बी की प्रायिकता पता होना चाहिए। कैसे मैं ये कह रहा हूँ, ये देखो, फिर जाओ पीछे भाई, जितनी बार आप फॉर्मूला रिवाइज करना चाहते हैं, क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी, यही करना है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और करना क्या है, ए और बी की प्रायिकता का गुणा कर दो। लो भाई, इससे आसान क्वेश्चन तो पता ही नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है बस, और कुछ नहीं। देखो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो मुझे पता है कि मैं पी ए गुणे पी बी यानी कि दोनों प्रायिकताओं का गुणनफल कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। पी ए कितना है, पी ए है 0.3 इंटू कितना है ये, पी बी 0.6, कितना हो जाएगा भाई, 6×18 1.8 मेरा हो जाएगा आंसर। वाह, कितना आसान क्वेश्चन था। दूसरे में क्या है, दूसरे में कह रहा है प्रायिकता में निकालनी है ए यूनियन बी की। अब ए यूनियन बी का अभी मैंने फार्मूला बताया, मुझे तो याद भी हो गया भाई, इतनी बार मैंने देख लिया पीछे, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाना एक बार जरूरी है। ये देखो, ये हम लोग कौन सा निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी के लिए क्या करना है, ए यूनियन बी के लिए कुछ नहीं करना है, पी ए प्लस पी बी यानी कि ए की प्रायिकता बी की प्रायिकता माइनस कर देना है ए इंटरसेक्शन बी वाली प्रायिकता। बस लो, ये तो हमें पता ही है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर इतना आसान सवाल है, पी ए इंटरसेक्शन बी है, पी ए यूनियन बी के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखो ये सेकंड वाला निकाल लें। इसके लिए क्या करना है, हमें प्रायिकता लिख लो ए की, प्लस कर दो प्रायिकता बी की, और माइनस कर दो, माइनस क्या करना है हमें, माइनस करना है हमें प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। बस, तो अब क्या करना है, पी ए कितना है, पी ए अपना 0.3 प्लस पी बी कितना है, पी बी अपना 0.6, और माइनस हमें क्या करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी, अभी हमने निकाला कितनी है वो 1.8। बस भाई इसको सॉल्व कर दो, आसानी से आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये 0.9 माइनस का 1.8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये जो प्रायिकता आ जाएगी, कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.72, ठीक है। कितना आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको फार्मूले पता होना चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए यूनियन बी के, और फटाफट आंसर आ जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो ये देखो, ये जो सवाल ये अभी जो हमने किया ना, ये देखो ये सवाल हमने किया, पी ए इंटरसेक्शन बी निकाला ना, ये सवाल 2022 में एज इट इज पूछ लिया गया है। यही है बोर्ड की एक अच्छी खासियत ये है कि वो क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, कम से कम कॉन्सेप्ट तो पक्का रिपीट हो जाएंगे। तो देखो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, जहां पी ए की प्रायिकता इतनी है, पी बी की इतनी है, तो हमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब ये कैसे करना है, आप कमेंट में मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ये 2022 में एज इट इज पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, और 2022 में भी पूछा गया था 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो इसको भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें देखो, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, इनमें कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको लॉजिकल इसमें थोड़ा सोचना होगा, उसके बाद इसे, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, देखो एक परिवार में 2 बच्चे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्रतिदर्श समष्टि निकाल देते हैं। प्रतिदर्श समष्टि ये होती क्या है, प्रतिदर्श समष्टि ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। प्रतिदर्श समष्टि यानी कि टोटल कितनी घटनाएं आ सकती हैं, इसके बारे में हम पहले निकाल लेंगे कि टोटल कितनी घटनाएं हो सकती हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है। एस क्या होगा, एस यानी कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो हो सकता है कि उसमें से एक क्या हो, एक लड़का हो, ठीक है, और फिर दूसरा क्या हो, दूसरा भी हो सकता है लड़का हो। हमारे पास कितनी कंडीशन है, यह हो सकता है पहला जो है B1 वो लड़का हो, और फिर B2 वो भी लड़का हो, या फिर ऐसा होता है कि B1 जो है वो एक लड़का हो लेकिन फिर एक लड़की भी हो उसमें से। फिर क्या हो सकता है, फिर हो सकता है कि वो पहला वाला लड़का हो और दूसरा वाला इस तरह से हो, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दोनों जो है वो क्या हो, लड़की ही हो। ये हो सकता है कि नहीं, बताइए आप। जी बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे B1 ये रहेगा G2,
अब देखो जहाँ पे क्या है, ये B1 B2 क्या है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स के लिए है, जो B है वो बॉयज के लिए और G है वो गर्ल्स के लिए। फिर से समझो, एक परिवार में मतलब समझो कि एक परिवार में दो लड़के हैं भाई, तो हो सकता है कि वो जो दोनों हो वो भाई भाई हो भाई, हो सकता है, यह हो सकता है वो भाई बहन हो, या जो बड़ा वाला है वो बहन हो और उसके बाद फिर भाई हो, या फिर हो सकता है पहले भाई हो फिर बहन हो सकता है कि नहीं भाई, और यह हो सकता है वो दोनों बहन बहन हो, मतलब कि वो दोनों लड़कियां ही हों। तो एक परिवार में हमारे पास इतनी प्रतिदर्श समष्टि हो सकती है, 1 2 3 4, 4 आ गई। अब हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि ये ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो हम ये मान लेते हैं, माना हम दो यहाँ पर अपनी प्रायिकता को डिफाइन करते हैं कि ई जो है वो दोनों बच्चों के लड़के होने की घटना का बता रहा है, यानी कि माना ई क्या है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, क्योंकि हमसे यही पूछ ही रहा है ना, लड़का होने की प्रायिकता। ठीक है, अब देखिए हमने ई को क्या माना है, ई को हमने माना है दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। ये देखो यहाँ पर एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, यानी हमें ई ही निकालना है। और हम एक और डिफाइन करते हैं, मान लेते हैं कि एफ क्या है, एफ जो कि हमें पता है कि इनमें से कम एक बच्चा लड़का है, तो एफ को हम क्या मान लेते हैं, एक बच्चा लड़का होने की प्रायिकता। एफ क्या है, एक बच्चा लड़का होने की प्रायिकता, लड़का होने की प्रायिकता। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत आसान है, कोई इतना टफ नहीं, थोड़ा लॉजिकल है, इसलिए हमें इसमें इतना सब लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो था वो 2 नंबर में था और उससे पहले 2018 या 19 में इसे 5 नंबर में थोड़ा बड़ा बनाकर पूछ लिया था। किस तरह से, अभी देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं भाई, यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। हमें इतना पता है कि जो 2 बच्चे हैं उसमें से एक तो लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की बात। तो ऐसा क्या हो सकता है कि वो दोनों लड़के हो जाए, इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एस निकाला, प्रतिदर्श समष्टि। उसमें मैंने कहा कि हो सकता है दोनों बच्चे लड़के हों, यह हो सकता है एक लड़का एक लड़की, या एक लड़की एक लड़का और दोनों हो सकता है लड़की हो जाए। अब मैंने क्या किया, ई ऐसा डिफाइन किया, ई जो हमसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है। फिर एफ मैंने इतना पता किया, एफ जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, क्या दिया गया है कि एक बच्चा लड़का होने की प्रायिकता। ठीक है, इतना दे रखा है हमें। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि जो हमें लड़का और यानी कि लड़का होने की प्रायिकता है वो क्या है। देखो ई दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, अगर मैं यहाँ से ई लिखना चाहूँ तो ई देखो अपने प्रतिदर्श समष्टि में सिर्फ एक ही तो है कि जिसमें दोनों लड़का है, इसमें एक लड़का एक लड़की, एक लड़की एक लड़का, इसमें दोनों लड़की। तो ई हमारे पास कितना है, ई हमारे पास मिल गया हमें B1 एंड B2। ठीक है, ये क्या है, ई घटना है, यानी कि एक ही बार ऐसा हो रहा है कि सिर्फ क्या हो रहा है, हमारे पास दोनों लड़का आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और घटना है, एक और घटना क्या है, एफ है। एफ क्या कह रहा है, एफ कह रहा है कम से कम एक बच्चा लड़का होने की प्रायिकता। तो एफ अगर मैं लिखना चाहूँ तो एफ कितना हो जाएगा, एफ तो हो सकता है वो B1 G2। ये क्यों हो सकता है भाई B1 G2, क्यों, क्योंकि देखो भाई इसमें एक लड़का है ना, तो बस हमें वही चाहिए कि जिसमें एक लड़का हो, एक बच्चा लड़का होने की प्रायिकता। देखो इसमें एक लड़का है और G1 B2 इसमें भी एक लड़का है, और हम ये भी लेंगे B1 B2, क्यों, क्योंकि कम से कम एक लड़का, यहाँ देखो कम से कम एक लड़का, तो यानी कि इसमें तो दोनों लड़के हैं, तो कम से कम एक लड़का तो है, इसमें दोनों लड़के हैं, तो हम ये भी लेंगे B1 B2। ठीक है, तो अब देखो हमें ई क्या मिल गया, ई हमें मिल गया कि जब दोनों बच्चे जो हैं वो लड़के हों, और एफ ऐसा मिल गया जिसमें कम से कम एक लड़का हो। ई इसमें तो दोनों लड़के हैं तो ये नहीं लेंगे हम। अब हमारे पास इतना आ गया, अब हमें चाहिए क्या, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमने इसका फार्मूला पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास 2 घटनाएं और उसमें से एक घटित हो चुकी है तो दूसरे की प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत आसान तरीका है। हम क्या करते हैं उसके लिए हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं, ये वाला, पी ई डिवाइड बाई एफ, ये फार्मूला लगाते हैं नहीं कि नहीं, हाँ। अब हमें इसका पता भी है, हम इसे कैसे लिखते हैं, हम इसे ऐसे लिखते हैं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ, और डिवाइड में क्या होता है, ये नीचे वाला पी एफ होता है कि नहीं, बहुत आसान है भाई। अब हमें पता है कि पी इंटरसेक्शन एफ क्या है। देखो पी इंटरसेक्शन एफ अगर मैं निकालूं तो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ समझो। अब हम क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं पी यानी कि प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की। ये कैसे निकलेगी, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये देखो ई और एफ में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन में बताया था कॉमन क्या है, तो देखो सिर्फ ये इसमें एक और एक कॉमन है, ये दोनों कॉमन है ही नहीं, तो एक कॉमन है, तो इसके कितना आ गया, पी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और पी एफ कितना है, पी एफ है 1 2 3,
तो देखो ये 1/3 जो हो जाएगी वो अपनी प्रायिकता हो जाएगी। ये कौन सी प्रायिकता है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी, वो होगी 1/3। बहुत आसान है, लेकिन आपको इतना सब बोर्ड में लिखना होगा क्योंकि बोर्ड जो है वो लिखने के भी मार्क्स देता है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी क्यों है भाई, क्योंकि देखो ये 2020 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2024 में भी चांस है इसके अच्छे खासे पूछे जाने के, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हाँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमारे पास ये दे रखा है 2PA = PB = 5/13, तो PA/B = 2/5, तो PA यूनियन B का मान निकालना है। मिला जुला के हमें एक इक्वेशन, एक समीकरण बना दिया है, उससे हमें निकालना है PA यूनियन B। मुझे सिर्फ बेसिक बात बता दो कि PA यूनियन B का फार्मूला क्या होता है भाई, यानी कि प्रायिकता A यूनियन B का फार्मूला क्या होता है। तो अभी आप डायरेक्ट बता देंगे कि इसका फार्मूला होता है PA प्लस का PB और माइनस का होता है PA इंटरसेक्शन B। यही होता है ना, बिल्कुल होता है। अब आप कहेंगे कि इसके आगे क्या करना है। देखो अब हमें करना क्या है, हमें जो ये इक्वेशन है ना, मतलब PA यूनियन B का जो हमें फार्मूला है, इसमें सबकी वैल्यू रखनी है हमें। अब देखो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब मुझे बताओ हमें इसमें क्या PA PB की वैल्यू पता है, अभी नहीं पता है। तो हमें क्या निकालनी होगी, PA PB की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से निकालते हैं। अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि और आसानी समझ में आपको। अब देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 2PA = 5/13। देखो इधर रखा है 2PA = कितना दे रखा है, 5/13। तो अब PA निकाल सकता हूँ मैं, जी हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। जब PA निकालूंगा तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, PA हो जाएगा 5/26। तो मुझे 1 की वैल्यू मिल गई PA की। और PB भी कितना है, PB तो हमें दे रखा है, देखो PB कितना है, 5/13 है। तो PA की वैल्यू मिल गई हमें, और हमें किसकी वैल्यू मिल गई, PB कितना हो गया है, ये हो गया है 5/13। अब हमें एक और चाहिए, वो क्या चाहिए हमें चाहिए PA इंटरसेक्शन B। तो PA इंटरसेक्शन B के लिए हमें पता है कि PA इंटरसेक्शन B हम कैसे निकाल सकते हैं भाई। PA इंटरसेक्शन B क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B होता है मल्टीप्लाई, होता है कि नहीं, मैंने भी हम कैसे निकालेंगे, इसका इस्तेमाल करके। हम किसका इस्तेमाल, देखो PA इंटरसेक्शन B कैसे निकालेंगे, हम इसका इस्तेमाल करके। ये क्या है, ये भी एक तरीके का हमें दे रखा है फार्मूला ही है। देखो ये क्या है, याद करो, PA/B। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन B / PB। इसे ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, जी हाँ। तो हमें इस बार इसकी वैल्यू दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है PA/B कितना दे रखा है हमें, 2/5। तो 2/5 बराबर PA इंटरसेक्शन B। तो PA इंटरसेक्शन B की हमें वैल्यू निकालनी है, ये इसकी तो वैल्यू निकालनी है। और PB कितना दे रखा है हमें, PB दे रखा है हमें 5/13। 5/13 दे रखा है, हाँ। बस अब क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू करनी है। तो क्या कर दो, तिरिया गुणा कर दो। PA इंटरसेक्शन B = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 गुणे 5/13। ये देखो 5 5 यहाँ से कैंसिल, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/13। अब जैसे यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, हमें मिल गई वैल्यू PA इंटरसेक्शन B की, कितनी हो गई, ये हो गई 2/13। अब 2/13 जैसे ही मिली हमें वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। हमें मिल जाएगा PA यूनियन B = PA की वैल्यू कितना निकाली है, देखो यहाँ से 5/26 प्लस PB की वैल्यू कितनी है, PB की वैल्यू है 5/13 माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू अभी हमने यहाँ से निकाली, ये कितनी है, ये आई है 2/13। बस इन सब की वैल्यू रख के सॉल्व कर दो, काम खत्म। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस वाले को सॉल्व करते हैं। 26 और 13 का एलसीएम लेंगे, आएगा 26, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 13 दूना 26, तो 5 दूना 10, ठीक है। माइनस का 2/13 साथ ही में चल रहा है। चाहते तो इसका भी एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन मैं पहले आसानी से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 और 5 15/26 माइनस का 2/13। अब फिर वही लोगे, 26 और 13 का एलसीएम आ जाएगा 26 और 13 का एलसीएम जैसे ही आएगा 26, तो कितना हो जाएगा, ये 15 माइनस का 13 दूना 26, तो दूना 4, 15 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 11/26, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब PA यूनियन B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/26। बहुत आसान सवाल था और अच्छा भी सवाल था, 2020 में पूछा गया, इसलिए मैंने एक बार ले लिया इसे कि आप इसे आसानी से कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोग को क्या बोलेगा, या तो वो बोलेगा PA इंटरसेक्शन B, या PA यूनियन B, या PA/B। यही 4 जो है फार्मूले, वही घुमा घुमा के वो पूछता है। अब देखो इसके लिए क्या कह रहा है, हमें निकालना है PA इंटरसेक्शन B। कुछ नहीं करना, जब भी आपको इस तरह के सवाल दें तो आप बस उसको देखो कि क्या कहना है निकालने के लिए, और उसका फार्मूला लिख लो।
मैं तो भाई फौरन लिख लूँ फार्मूला, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी हमें पी ए इंटरसेक्शन निकालना है तो हमारे पास अगर दो स्वतंत्र घटनाएं हैं ना, ये देखो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो मैं ये वाला फार्मूला लगा सकता हूँ पी ए डॉट पी बी, बोले तो पी ए और पी बी का गुणा। तो अब क्या होगा यहाँ पर, पी ए का गुणा कितना हो जाएगा 3/5 गुणे पी बी कितना है 1/5, तो यहाँ से कितना आ गया 3/5 बचे 25, तो 3/25 क्या हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी। इतना हलवा सवाल, सिर्फ फार्मूला रखो, गुणा करो और आंसर मिल जाए, वाह। ये देखिए एनसीईआरटी में मेंशन है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके बहुविकल्पीय में आ सकता है, तो इसलिए मैंने इसे ले लिया। ठीक है, और देखते हैं, ये भी देखो बिल्कुल एज इट इज सेम है, बहुत आसान है एज इट इज। आप चाहो तो इसे फौरन करके बताओ भाई, मैं तो इसे करने वाला नहीं। पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा है हमें, और क्या पूछा, पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो कैसे करोगे भाई, ये फार्मूला अभी जस्ट किया है, पी ए और पी बी का गुणा कर दो बस। ये देखो 2020 में पूछा भी गया है, बस इसका गुणा कर दो, इसका जो आंसर आए वो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो बहुत आसान आएगा, आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पीछे किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसमें भी हमें क्या करना है, बस थोड़े फार्मूले इधर उधर घुमाने हैं और काम हो जाएगा। क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है पी ए बाई बी, क्या होगा इसका फार्मूला, पी ए बाई बी का, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी, ये होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। और ये देखो इस बार तो हमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी दे रखी है डायरेक्ट 1/6, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, ये है 1/6 डिवाइड बाई पी बी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ है, ये बी है, पी बी की वैल्यू कितनी है, यानी कि प्रायिकता बी की कितनी है 1/3। लो भाई बस इतना आसान सवाल, तो कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 3/1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि वैल्यू इसकी आ जाएगी 1/2, और यही हो जाएगा अपना आंसर। वाह वाह, कितने आसान सवाल ये देख रहे हैं बोर्ड पूछ रहा है, और ये इस तरह के सवाल लगातार पूछते रहते हैं। तो अगर आपको कुछ फार्मूले याद है जो मैंने अभी बताए हैं पीछे, तो वो आप सारा क्वेश्चन इससे, ये देखिए सारे क्वेश्चन इसी पे हैं। ये देखो ये क्या कह रहा है, एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याएं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रबंधित प्रायिकता क्या होगी। अभी हमने पढ़ा था कि हमें क्या पढ़ना है, सप्रतिबंध, हमें क्या पढ़ना है, सप्रतिबंध प्रायिकता। अब देखो इसी की ये क्या होती है, इसे कैसे निकालते हैं। अब हम थोड़ा जो है वो थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ फार्मूले पर रख रहे थे और हमें वैल्यू मिल रही थी। अब हमें थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना होगा, और इस तरह के क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ सकता है, और ये एनसीईआरटी से आपके लिया गया है डायरेक्ट। तो अब देखो अब क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले एक पासा, आपको पासा पता है भाई, जो लूडो खेलते हैं वो पासा होता है ना, उसमें 1 2 3 4 5 6 6 होते हैं, ठीक है, 6 फेस होते हैं, उसके 6 फेस पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखा होता है। तो कह रहा है कि अगर एक पासे को 2 बार उछाला गया है तो प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया है। इसमें हमें बताना है कि संख्या 4 की न्यूनतम एक बार प्रकट होनी, यानी कि ऐसा कब हुआ है कि कम से कम 4 तो एक बार आया हो, उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें जो ई हम मान लेते हैं, माना ई इज इक्वल टू क्या है, ई एक ऐसी घटना है कि संख्या 4 को न्यूनतम जो हमें निकालना रहेगा ना, ई हम उसी को मान लेंगे, यानी कि ई क्या है, संख्या 4 के न्यूनतम प्रकट होने की, न्यूनतम एक बार प्रकट होने की, एक बार पूरा लिख लेते हैं प्रकट। इसीलिए मैं बोल भी रहा हूं, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो जो मैं लिख रहा हूं कि थोड़ा सा राइटिंग इसमें नहीं सेट हो रही है मेरी, तो एक बार प्रकट होने की प्रायिकता, तो मैं बोल भी रहा हूं ताकि आप लिख लीजिए, ठीक है। क्या आपको लिखना है, ई क्या है भाई, ई है संख्या 4 की न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता, ठीक है। फिर एफ हम लेते हैं, एफ जैसे अभी हमने वो संख्या में वो वाला क्वेश्चन में लिया था, जो बच्चे वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें भी ई एफ लिया था ना, ई जो हमें निकालना था, एफ जो हमें पता था। तो ई क्या है, ई संख्या की 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता है। एफ क्या है, एफ जो हमें निकालना है, एफ क्या है, दोनों पासों पर प्रकट संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता। देखो यहाँ दे रखा है ना, दोनों एक बार दो पासा जब प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया, तो मैं लिख लेता हूं दोनों पासों पर, जो हमें पता है वो हो जाएगा हमारा एफ, दोनों पासों पर प्रकट संख्या, दोनों पासों पर प्रकट संख्या का योग कितना हो, 6 हो, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ के अंडर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है ई और एफ। ई और एफ क्या होगा, देखो
अब सबसे पहले तो आपको एस पता होना चाहिए। एस समझते हैं, एस होता है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि अगर आपको पता हो तो पासों जो पासा उछाला जाता है उसकी कितनी 36 समष्टि बनती है। कितनी बनती है? 36। अब वो 36 कैसे बनती है, चलिए मैं बना ही देता हूँ, जबकि वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगी फिर भी। देखो सबसे पहले क्या हो सकता है कि हो सकता है एक पे एक आ जाए, एक पे दो, या हो सकता है एक पे एक ही रहे और इस पे सबसे पहले हो सकता है दोनों पे एक एक आ जाए, फिर हो सकता है एक दो आ जाए, फिर हो सकता है एक तीन आ जाए, फिर हो सकता है कितना एक चार आ जाए, फिर हो सकता है एक पाँच आ जाए, या हो सकता है एक छः हो जाए। हम कर क्या रहे हैं, हम दोनों पासों को एक साथ उछाल रहे हैं। तो हो सकता है पहले वाले पर एक आए और दूसरे वाले पर भी एक आ जाए, फिर ये वाले पे तो एक ही था लेकिन ये वाले चेंज हो गया, तो इस तरह से हो सकता है ना। जी हाँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी लाइन लिखेंगे। दूसरी लाइन में क्या हो सकता है इस बार इस पे दो आ जाए, इस पे एक ही रहे, इस पर दो हो जाए, इस पे दो ही रहे। अगर इस तरह से आप बनाएंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी और बहुत आसानी से बस एक एक बदलते जाइए। देखो राइट वाला जो है वो बदलते जाओ, लेफ्ट वाला सेम कर दो, 2 5 ये हो जाएगा 2 6। यहाँ देखो 3 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 2। ये क्या है, हम प्रतिदर्श समष्टि लिख रहे हैं, मतलब टोटल कितनी संभावनाएं बन रही है हमारे पास कि क्या हो जो हमारा योग है, मतलब जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है टोटल कितनी, जब हम दो पासा फेंकते हैं तो हमारे पास कितनी टोटल संभावनाएं बनती हैं क्या क्या आने की, वो हम देख रहे हैं। देखो 4 1 4 2 4 3 4 4, या हो सकता है ना ये 4 5 कि एक पे 4 आए और दूसरे पे 6 आ जाए, 5 1 5 2। ये मेनली आपको पता होना चाहिए, ये आपको, क्योंकि आप क्लास 10th में भी और 12th में भी 11th में भी प्रायिकता है तो उसमें ये सब पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज समझिए करा रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो सकता है 6 आए और 1 आए, फिर हो सकता है 6 आए दूसरे पे 2 आ जाए, फिर हो सकता है इस पे 6 तीसरे पे 3, इस पे 6 चौथे पे 4, इस पे 6 इस पे 5, और हो सकता है सबसे अच्छी गोड जो आती है वो कितनी होती है 6 और 6 की, ठीक है। तो ये कुल क्या है आपकी, ये एस है आपका प्रतिदर्श समष्टि। अब इसी में से हमें ई और एफ निकालना है। ई क्या है, संख्या 4 की न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता। अब देखो भाई संख्या 4 कहाँ एक बार प्रकट हो रही है, देखो संख्या 4 एक बार प्रकट हो रही है इसमें, ये देखो एक ये हो गया अपना, फिर क्या हो गया एक ये हो गया जिसमें कम से कम एक बार 4 आए, फिर एक ये हो गया 1 2 3, फिर क्या हो गया ये हो गया 4, एक बार 2 बार आए तब भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 5 और ये देखो 4 कम से कम एक बार तो है ना, और इस सब में तो भी तो एक बार है भाई, तो इन सबको भी हम काउंट करेंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, देखो ये 6 तो इसी के हो गए 4 वाले, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ऐसी संभावनाएं हैं जब कम से कम 4 एक बार प्रकट हुआ है। तो यानी कि ई की जो वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई वो कितनी मिल गई, 11 मिल गई। अब दोनों पासों पर प्रकट संख्या का योग 6 हो। अब देखो कौन सी ऐसे हमें वो मिले हैं संभावनाएं मिली हैं जिसमें जब हम दोनों पासों पे जो संख्याएं हैं उनको जोड़ें तो 6 आए। देखो भाई कहाँ कहाँ मिली है, फटाफट चलते हैं देखते हैं। देखो इसको जोड़ोगे 2 1 3 4 1, देखो यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे 5 और 1 को तो कितना मिलेगा 6, तो एक तो ये हो गई। फिर अब यहाँ देखो 4 और 2, ये भी तो एक ऐसी है, 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6 मिलेगी। दोनों पासों पर प्रकट संख्या का योग 6 हो। और देखो भाई 3 3 6, ये देखो यहाँ पे 4 और 2, फिर कितना हो जाएगा 5 और 1, तो ये एफ कितना है भाई 1 2 3 4 5, और कोई है और तो किसी पे जोड़ने पे 6 आ नहीं रहा है, तो अपने क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5, यानी कि एफ कितना है अपने पास 5 आ गया। हो गया इतना क्लियर, ठीक है भाई। तो यानी कि अभी जो हमें मिली है वो कितनी मिली है, ये 11 कौन से मिली, किसमें से मिली है, ये 36। ये संभावना कितनी है, देखो 6 6 6 6 6, यानी कि 36। ये टोटल कितनी है 36। तो हमें पता है कि अगर हमें किसी एक की प्रायिकता निकालनी है, ई की निकालनी है, तो ई की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, ई की प्रायिकता आ जाएगी 11/36, क्योंकि ये कितना टोटल 36 में से है। अगर एफ की निकालनी है तो यानी कि अगर हम पी एफ निकालने जाएं तो कितना मिल जाएगा हमें, पी एफ मिल जाएगा हमें 5/36। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा अभी, अब तक हमने निकाल लिया। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि क्या निकालनी है, सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। तो सप्रतिबंध प्रायिकता निकलती कैसे है, सप्रतिबंध प्रायिकता निकालने के लिए आपको क्या करना होता है पता है, PE/F निकालना होता है, यानी कि हमें जो प्रायिकता पूछ रहा है वही निकालना होता है। कैसे, देखो संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है भाई। आइए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें निकालना होगा PE/F, बस यही हमें निकालना है। तो इसका क्या होता है फार्मूला, बार बार हम लिख चुके हैं, PE/F होता है और डिवाइड बाई क्या होता है, PF होता है, यही होता है ना, P/F डिवाइड बाई PF। तो हमें PF की वैल्यू तो पता है,
यहाँ से पीछे से ये देखो, यहाँ पे हमें पी एफ की वैल्यू तो पता है, लेकिन पी इंटरसेक्शन ई और एफ की वैल्यू नहीं पता है, तो इसको भी निकाल लेते हैं यहीं से। देखो भाई हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अपनी वैल्यू पी ई इंटरसेक्शन एफ की। इसका फार्मूला मैंने बताया है कि जब भी आपको किन्हीं दो संख्याओं का क्या निकालना हो, हमें किन्हीं भी दो भी संख्याओं का हमें निकालना हो इंटरसेक्शन, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों का क्या कर देंगे, उन दोनों का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, होता है। अब यहाँ देखो वो कब हम लगाते हैं कि जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तब जब हमारे पास स्वतंत्र घटनाएं हो, जब दोनों हमारे पास ई और एफ क्या हो, स्वतंत्र। बट यहाँ पे तो कोई ऐसा जिक्र किया नहीं गया है, तो हम कैसे निकालेंगे भाई, इंटरसेक्शन हमें वैसे भी निकालना आता है, इंटरसेक्शन यानी कॉमन। तो ई में देखो क्या था, ई में जो देखो बस ये समझ लो कि ऐसे कौन से आपको दो कलर मिल रहे हैं कि जिसमें ब्लू और ये ऑरेंज एक साथ हो। देखो ये कॉमन एक है, एक ये दो कॉमन है, बस दो ही तो कॉमन है, तो इसमें क्या हो जाएगी, पी इंटरसेक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और ये दो कितने में से है, 36 में से, तो ये इस तरह से हो जाएगा 2/36। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकल गया। तो हमें इसकी वैल्यू पता चल गई और इसकी, दोनों की वैल्यू रख देंगे 2/36 और 5/36। तो इसकी वैल्यू क्या है, पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है, पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है 2/36 और पी एफ की वैल्यू कितनी है, 5/36। अब बस क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, आपकी पी ई डिवाइड बाई एफ की वैल्यू आ जाएगी। कितना हो जाएगा ये, 2/36 गुणे 36/5, 36 कैंसिल, तो 2/5 क्या हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक न्याय सिक्का एक अभिनत पासे को उछाला गया। अब देखो, अब ये मैंने जो अभी क्वेश्चन बताया ना, उसी तरीके से ये भी लगेगा। और इसमें हमें ये बताना है कि घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं। तो मैं पहले ही बता दूं कि अगर आपको किसी को ये बताना है, किसी भी संभावना में यानी किसी भी प्रायिकता में ये बताना है कि जो घटनाएं हो रही हैं वो स्वतंत्र हैं या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा ना कि आपको पी ए इंटरसेक्शन बी ये निकालो और बस ये बता दो कि ये पी ए मतलब जो ए की प्रायिकता है और बी की प्रायिकता है, अगर उसका गुणा करने पर पी ए इंटरसेक्शन बी ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो आप ये बता सकते हैं कि स्वतंत्र घटनाएं हैं। मतलब सीधा सीधा बताऊं तो अगर किसी को दिखाना है कि स्वतंत्र घटना है कि नहीं, तो बस यही प्रूफ कर दो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बता दो क्या ये दोनों संख्याएं मतलब ये दोनों साइड बराबर हैं कि नहीं, बस हम वही करने वाले हैं इसमें। क्लियर है, ठीक है भाई। अब आओ देखते हैं इसको करना कैसे है। हाँ, इसमें क्या कह रहा है कि एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। समझ रहे हैं क्या है, ठीक है। और एक चीज मैं और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी से भी है और इसके बहुत ज्यादा चांसेस है आने की। तो आप इसे आसानी से समझेंगे मेरे साथ किस तरह से। देखो, एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे, मतलब ये सब पे जाओ मत, एक सिक्का उछालो और एक पासे को उछालो। सिक्का तो भाई क्या होता है, उसमें हेड और टेल होता है, और पासे में 1 2 3 4 5 6। तो इसकी बना लो प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि मतलब टोटल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं अगर हम इसको उछालें। तो देखो भाई एक तो हो सकता है कि जब उछालो सिक्का तो हेड आए और इस पे 1 आ जाए। इस पे क्या हो सकता है, इस पे हेड ही आए और इस पे 2 आ जाए। इस पे क्या हो सकता है, इस पे हेड ही आए और यहाँ पर 3 आ जाए। ये हो सकता है कि नहीं, इधर हेड ही हेड आ रहा है और इधर जो पासा है उसमें बदल रहा है। यही चीज देखो, हेड आए फिर 4 आए, हेड आए फिर 5 आ जाए, हो सकता है ना। और सिक्के पे तुम्हारा अब भी हेड आ रहा है और पासे पे 6 आ गया। एक ये हो सकती है संभावना। या फिर ऐसा हो सकता है कि हेड ना आए, ये टेल आ जाए और लेकिन ये पासे पर 1 ही आए। फिर क्या हो सकता है, ये टेल आए और पासे पर 2 आए। फिर ये क्या हो सकता है, ये टेल आए पासे पे 3 आए। ये देखो, प्रतिदर्श समष्टि लिखने का तरीका क्या होता है, किसी एक को कांस्टेंट रख लो, रोक लो और दूसरे को बदलते रहो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो T4 हो जाएगा, मतलब एक पे टेल, दूसरे पे 5, T5 और ये T6। क्लियर है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई अपनी प्रतिदर्श समष्टि जो हमने निकाली है। अब प्रतिदर्श समष्टि के आने के बाद हमें क्या देखना है, माना ए घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होता है और बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, तो निरीक्षण कीजिए कि संभावनाएं हैं क्या। तो ए हमारी ए क्या है, दोनों संख्याएं मतलब दोनों जो संभावनाएं, दोनों प्रायिकताएं जो हमें दे रखी है वो हम लिख लेते हैं। ए घटना क्या कहती है, ए क्या है, सिक्के पर चित्त, मतलब ए ऐसी घटना है जब सिक्के पर क्या प्रकट हो, चित्त। अब आपको पता होना चाहिए कि हेड टेल में चित्त और पट किसे के बोलते हैं। जो आपका हेड होता है, हेड, उसे आप बोल देते हैं चित्त, ठीक है। और आप अगर आप बात करेंगे पट की, तो वो जो होता है टेल, वो आपका हो जाएगा पट, ठीक है। तो अब ए जो हो जाए वो सिक्के पर चित्त आने की संभावना है। और बी क्या है, बी क्या है, बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होने की। बी क्या है, यानी कि जब आपने पासे को उछाला, घुमाया, तो पासे पर संख्या कौन सी आ जाए, 3 आ जाए। जब संख्या 3 आ जाएगी तो वो कौन सी प्रायिकता की कैटेगरी में आ जाएगा, बी की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर हुआ ये दोनों। अब हमें करना क्या है, हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों क्या है, स्वतंत्र घटना है कि नहीं। तो क्या करो, सबसे पहले ए और बी इसमें निकाल लो। तो हम क्या निकालते हैं, प्रायिकता ऑफ ए।
ए प्रायिकता क्या कहता है कि सिक्के पर चित पर कट हुआ है। तो चित कहाँ कहाँ पर कट हुआ है भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 में क्या हुआ है, चित पर कट हुआ है। तो हम क्या करेंगे 6 डिवाइड बाई टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि टोटल कितनी है 12 है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 6 कम 6 6 दूना 12, यानी कि 1/2 प्रायिकता है ए की। ठीक है, फिर अगर हम बात करें पीबी की, कहीं भाई पीबी भी निकाल लो। हम पीबी निकालने गए, पीबी क्या कितना कह रहा है, पीबी कितना है, पीबी क्या है, पीबी कह रहा है पासे पर संख्या 3 हो, यानी कि बी तब होगा हम लोग का जब पासे पर 3 हो। तो ये देखो एक बार यहाँ 3 है पासे पर और एक बार यहाँ 3 है, सिर्फ 2 ही बार है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई कितने में से, 12 में से भाई। तो कितना हो जाएगा ये 6, 2 छक्का 12, तो ये 1/6 आ गई, यानी कि ए और बी की प्रायिकता हमें पता चल गई। अब हमें दिखाना है कि क्या ये स्वतंत्र घटनाएं हैं कि नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम ये करते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलता है मैं बताऊं, पी इंटरसेक्शन ए यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलता है। पी ए इंटरसेक्शन बी का मैंने फार्मूला आपको बताया था कि इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी, अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालना है। पी इंटरसेक्शन बी के लिए कुछ नहीं करना है, हमें ये देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो मेरे भाई अगर हम जाएंगे ये देखने कि ए और बी में क्या कॉमन है, तो तुम्हें मिल जाएगा कि एक तो ये देखो ए क्या था, एक ये था कि जब हमारे पास चित आए, और बी ये था कि जब हमारे पास 3 आए पासे पर। तो सिर्फ एक ही हमें मिल रहा है जो इन दोनों में कॉमन है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 1, लेकिन कितने में से 1 होगा, ये 12 में से 1 होगा, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1/12। अब अगर हम यही दिखा दें कि पी ए इंटू पी बी की वैल्यू भी 1/12 है, यानी कि 1/12 है, तो हमारा काम हो जाएगा। हम ये प्रूव कर लेंगे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। फटाफट चलो भाई, पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू है 1/2 इंटू पी बी की वैल्यू कितनी है 1/6। तो ये देखो कितना आ रहा है, ये 1/12 आ रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि क्या पी ए डॉट पी बी जो है वो बराबर है, किसके बराबर है, वो बराबर है पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता के बराबर है। तो अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि हमारी जो घटनाएं हैं वो कौन सी हैं, वो हैं स्वतंत्र घटनाएं। समझ में आ गया, स्वतंत्र घटनाएं अब कैसे प्रूफ करोगे, पी ए इंटू पी बी को बस ये दिखा दो कि वो क्या है, इंटरसेक्शन की, यानी कि ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रायिकता के बराबर है, पी ए डैश बी के बराबर है इंटरसेक्शन के। क्लियर है, बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये जो होगा हमारा, देखो ये क्वेश्चन भी जो है वो बहुत आसान है, ये तो मैं बता भी चुका हूँ शायद आपको, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, क्या होता है भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये स्वतंत्र घटनाएं दे रखी हैं। बस ये देखो क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दे रखी हैं, तो क्या करना है, स्वतंत्र घटनाएं के लिए कुछ नहीं करना है भाई जो आपने दे रखा है उसको कर दो गुणा, बस खत्म। इतना आसान क्वेश्चन बताओ यार, यूपी बोर्ड 12th में पूछ रहा है आपसे और आप छोड़ के चले जाएं तो बात ही अलग है। पी ए कितना कह रहा है, पी ए आपकी 3/5 गुणे पी बी कितना है 1/5, तो 3 एकम 3 डिवाइड बाई 5 बचे 25। तो ये क्या हो गई आपकी प्रायिकता आ गई। और कौन सी प्रायिकता है ये है आपकी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता जो आपसे पूछ रहा था। आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब देखो, अब ये क्या कर रहा है, ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो दिखाइए ए या बी में से न्यूनतम एक होने की प्रायिकता क्या होगी। ये देखो, ये मैं बता भी चुका हूँ आपको, ये क्या है, ये प्रूफ करने वाला है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैं आपको ये बता ही देता हूँ। ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो हमें पता होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, अभी मैंने बताया कि अगर स्वतंत्र घटना है तो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पी ए इंटू पी बी के। होगा कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल, ये चीज़ तो होती है, हमें ये चीज़ पता है भाई। अब जब पता है तो हमें क्या प्रूफ करना है, होने की प्रायिकता ये होगी, ये हमें दिखाना है। हमें ये दिखाना है कि P1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश होगी, ये हमें दिखाना है। तो अब हमें पता है एक फार्मूला हमें क्या होता है, हमें पता है यूनियन का फार्मूला, पी ए यूनियन बी। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला कहीं में भी यही ऐसा होता है, इसका फार्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, यानी कि ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता, माइनस का क्या होता है, माइनस का होता है प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस इसी में वैल्यू रखते चले जाओ, ये जो इक्वेशन है ये आसानी से मिल जाएगा, मतलब ये प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, पी ए प्लस पी बी, तो हम क्या करेंगे यहाँ से पी ए प्लस का पी बी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी को ये लिख सकता हूँ, जी हाँ मैं लिख दूंगा इसे पी ए गुणे पी बी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो अब मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, पी ए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे भी पी ए है, तो मैं क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। कैसे, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 1 से कर देते हैं हम माइनस यहाँ, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 माइनस कर लेते हैं। देखो एक सेकंड रुकना, इसे हम कर लेंगे 1 माइनस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ये
बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस पी ए हो जाएगा ये, यानी कि ए की प्रायिकता माइनस का पी बी की प्रायिकता, ठीक है। और फिर प्लस कितना हो जाएगा ये पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, माइनस 1 माइनस हमने ले लिया एक तरह से समझिए कॉमन। अब क्या होगा यहाँ से 1 माइनस बाहर ही चलेगा, यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ 1 माइनस पी ए दोबारा से ले सकता हूँ यहाँ पे कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यहाँ से कॉमन, और फिर ये हो जाएगा 1 माइनस पी बी। अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी घटना के घटित होने की जैसे प्रायिकता मैंने बताई थी कि पी ए क्या है, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता है, और जो पी ए डैश होता है वो क्या होता है, किसी भी घटना के न घटित होने की प्रायिकता। तो पी ए डैश को हम पता है कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो अगर हम 1 में से घटा देना प्रायिकता को किसी की भी, तो वो हमें न होने की प्रायिकता मिल जाएगी। तो मैं इसकी 1 माइनस पी ए की जगह क्या लिख दूंगा, पी ए डैश लिख दूंगा। क्या हो जाएगा ये 1 माइनस पी ए डैश, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये पी बी डैश हो जाएगा कि नहीं, जी हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जिस तरह से हमने भाई ए की ना घटित होने की प्रायिकता निकाली, वैसे ही बी की भी ना घटित होने की प्रायिकता। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया 1 माइनस पी ए डैश बी डैश, जो कि हमसे कह रहा था, हमसे प्रूफ करने को बोल रहा था वही, ठीक है। ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप आसानी से, अगर आपको ये यूनियन वाला फार्मूला याद है तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू रखते रहिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, और लगभग मैंने जो सारे क्वेश्चन अभी तक आपको बताए हैं, इन सारे क्वेश्चनों से लगभग सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर लिए हैं आपके, चाहे वो यूनियन वाला हो, चाहे वो इंटरसेक्शन वाला हो, चाहे वो इस प्रकार के सवाल जो प्रतिदश समष्टि से कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी विद्या से, आपकी मैथ की एनसीईआरटी से और पीवाईक्यू सबको मिलाकर समझिए मैंने बनाया था, और इससे हम लोगों ने प्रायिकता को पूरा खत्म कर लिया है। तो मेरे ख्याल से अब प्रायिकता में कुछ ज़्यादा बचा है नहीं, आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। और मैं ये भी बता दूं कि हमारी जो पीवाईक्यू सीरीज़ है वो भी चल रही है, पीवाईक्यू सीरीज़ मैथ की, तो आप उसे भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके, क्योंकि अभी भी हमारे पास टाइम है। अब हम जो आगे वीडियो लेके आएंगे उसमें हम लेंगे सदिश बीजगणित, ठीक है। हम क्या लेंगे, सदिश बीजगणित को लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी 17 नंबर के सवाल आते हैं, सदिश बीजगणित प्लस 3D त्रिविमीय ज्यामिति को मिला के। तो वहां से अब हम क्वेश्चन को लेंगे और इसी तरह से थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे और उस क्वेश्चन पे हम अटैक करेंगे, क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और भी इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब हम जो है वो फिजिक्स के भी क्वेश्चन लेके आएंगे, उसके भी कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, ठीक है। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप उसे नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसे दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को।